ओके, तो आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक। तो इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ऊप होता क्या है। आपने बहुत बार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी या आपने सुनी होगी, तो आपको ये एक चीज़ सुनाई देती है कि वो जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड है या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये एक्चुअली है क्या? सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, और हम कहते हैं भाई जावा स्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा होता है ना। तकरीबन जो आपकी आजकल की ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, या अगर आप किसी भी लैंग्वेज को एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हो तो व्हाई वी कॉल दैट लैंग्वेज एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन और कुछ चीजें देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल कंस्ट्रक्टेड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली है क्या, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक टूल है या मॉडल है, या आप ऐसा समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथोडोलॉजी है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक कॉन्सेप्ट, एक मेथोडोलॉजी, एक तरीका है। समझ में आ रहा है? वैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स के मुताबिक लिखते हो, देन वी कॉल दैट लैंग्वेज एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा के अंदर कोई प्रोग्राम लिखता हूं और वो प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है, देन वी कॉल दैट प्रोग्राम एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है। सही है। या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सही है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अगर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स बनाया जाए, इट मींस कि आपने किसी भी लैंग्वेज को ये फीचर्स सपोर्टेड है, इसीलिए आपको वो सॉफ्टवेयर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भाई जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कहते हैं, लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इट मींस इसीलिए है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल फॉलो करती है। ये एक ऐसा रूल है जो कॉमन रूल है, कोई भी लैंग्वेज इसको जो है वो क्या कर सकती है, मकसद आप समझ लो, यूज कर सकती है। सही है। ओके, दिस मॉडल इज यूज्ड टू कोलैबोरेट डेटा इनटू ऑब्जेक्ट्स। अब सबसे पहले डेटा क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस पे आते हैं हम। एंड डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट कॉन्टेंट्स एंड बिहेवियर्स थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करती है, इट इज गोइंग टू कोलैबोरेट डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मकसद ये है कि डेटा को और ऑब्जेक्ट्स को कोलैबोरेट करना, टुगेदर करना, ये किसका काम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम है। या मल्टीपल क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, उनके बिहेवियर्स को आपस में क्या करना, कोलैबोरेट करना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर बाय द सॉल्यूशन टू अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मॉडल एज अ कलेक्शन ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके पास, आप उसके लिए सॉल्यूशन लिखते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, राइट। यानी कि कोई भी प्रोग्राम लिख के हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सही है। अब उस प्रोग्राम को जब आप लिखते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करके या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू वो प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट है ना, तो आप और हम, यानी कि अगर मेरे सामने दानिश है, सलीम है, उमर है या उसामा इकबाल है, आप एक पर्सन हो यानी ऑब्जेक्ट्स हो। मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूं, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन हो पा रही है वो क्या है, एक्चुअली दैट इज अ लैंग्वेज।
अब उस लैंग्वेज को अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर वगैरह लिख रहे हो, सही है, या उस ग्रामर के अंदर बोल रहे हो, तो आप ऐसा सिर्फ समझ लो कि वो जो ग्रामर हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सही है, कि अच्छे से अगर मैं बात कर पा रहा हूं और आपको मैसेज सेंड कर रहा हूं और आप अच्छे से मुझ तक मकसद क्या कर रहे हो, वापस से कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो, इट मीन्स वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैनेजिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एक्चुअली हम लार्ज प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं भी है तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सही है। लेकिन अगर आप विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते हो और विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज फॉर सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग, इजीली आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इट इज बेनिफिट्स इंक्लूड रीयूजेबिलिटी, यानी एक चीज बना के फिर आप बार बार उसको यूज कर सकते हो, सही है। उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे कहते हैं, आप समझ लो कि इनहेरिटेंस समथिंग, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर आपके पास है रीफैक्टरिंग, यानी कि आप कल को चेंजिंग कर सकते हो। एक्सटेंसिबिलिटी, आपकी ऑलरेडी कोई चीज है उसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, यू कैन, यानी आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर यू कैन एड एंड अदर थिंग्स वेरी इजीली, सही है। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, इसका मकसद ये मैं बता चुका हूं। मेंटेनेंस, यानी कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना के किसी यूजर को दे दिया और कल को वो बंदा आपके पास आता है कि मुझे इसके अंदर ये चीजें ऐड करके दो या इनमें ये गलतियां आ रही हैं उनको मॉडिफिकेशन करके दो, तो अगर वो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स के मुताबिक बनाया गया है तो वो इजीली मेंटेन भी हो सकता है, सही है। या जो हम वैसे कोड करते तो हमें शायद ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अगर वो बना हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स के मुताबिक, तो इजी हो जाता है, राइट। उसके अलावा इफिशिएंसी भी होती है इसके अंदर, यानी कि इजीली आप सारी चीजें को मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी, ये सारे फीचर कौन देता है? या ये एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब हमारे पास कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेशन की जो मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्ट कोलैबोरेट होते हैं, इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेथड ए बी सी डी, ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? फंक्शनलिटी होती है, सही है। हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं, उसकी फंक्शनलिटी और उसका डेटा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन शेयर भी कर सकता है, इवन डेटा भी शेयर कर सकता है। समझ में आ रहा है? सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फंक्शन करते हो, शॉप चलाते हो, राइट। अब सुबह में आप चलाते हो, शाम को आपका भाई चलाता है, तो वही एक ही काम आप दो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो शेयर कर रहे हैं हम वो काम। एज इट इज आप डेटा को जो है वो भी क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो आपस में, राइट। तो एज इट इज आपकी ओवरऑल जो चीजें हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स की कोलैबोरेशन है। यही चीजें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, वरना वही चीजें हमें फिर से बनानी पड़ती। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक भाई के पास अगर शॉप है तो फिर से दूसरा शॉप क्यों खोले? उसी को चलाना है, सही है, एज इट इज। या एक काम आप अगर कर रहे हो एक क्लास के थ्रू, तो दूसरे क्लास के अंदर वही काम फिर से क्यों बनाए? उसको उस क्लास से लेकर क्यों ना बना दे? मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट फीचर्स या ऊप फीचर्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो आपके ये हैं। कौन कौन से हैं भाई? ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन सारे फीचर्स को वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आपकी इस दुनिया के अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट है और एंटिटी है। इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने अराउंड देखें, आपके पास
सामने एक कंप्यूटर पड़ा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, सही है। आपके सामने एक टेबल पड़ा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एसी हमारे पास, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एक फैन होता है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट। आपके पास कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, मोटरसाइकिल आपके पास ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें होती है इसके पास? एक होती हैं एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, जिनको आप वेरिएबल्स कहते हो, या उन चीजों को प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं, सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, समझ में आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप समझ लो एड्रेस, जैसे अगर मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, उसकी एड्रेस क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं फैन की, फैन एक ऑब्जेक्ट है ना, तो फैन उसका नाम है, फैन यानी कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। फैन का मॉडल, ये क्या है हमारे पास, मॉडल नंबर जो होता है वो क्या है, प्रॉपर्टी है। फैन का कलर एक प्रॉपर्टी है। एज इट इज अगर आप बात करते हो, फैन करता क्या है, चलता है ना, स्टॉप भी होता है और आपके पास रन भी होता है। तो ये आपके उसके बिहेवियर हैं, या उसके एक्शंस हैं, या उसके मेथड्स हैं। तो इन किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स को डिफाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम मेथड्स या फंक्शंस बनाते हैं, जिसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस कहते हो, और अदर प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर उसको मेथड्स कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आपके राइट में यहां पे क्या है, एक बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल को आप एज अ ऑब्जेक्ट कह रहे थे, राइट। नीचे दिख रहा है ना, बाईसाइकिल एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, गियर होता है, पेडल होता है, स्पीड होती है। ये क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अप्लाइंग ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, है ना, तो ये क्या है, उसका फंक्शन है, उसका मेथड है कि गाड़ी रोकना एक मेथड है, गाड़ी को चलाना एक मेथड है, गियर को चेंज करना एक मेथड है, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास दो चीजें होती हैं और एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज क्लास? A class is a template definition of the method as variables in a particular kind of object. Actually class हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है। इसका मकसद ये है कि क्लास एक्चुअली हम जो ब्लूप्रिंट कहते हैं वो है क्या। एक्चुअली हमारे पास, इन अदर वर्ड्स, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है। When we define a class, it just create template और skeleton। जैसे यहां पे दिख रहा है कार, कार एक क्या है, क्लास है, सही है। लेकिन उस कार के अकॉर्डिंग, या आप समझ लो कार को आप ऑब्जेक्ट भी कहते हो, लेकिन कार की जो ओवरऑल डिजाइन है ना, इसको आप क्लास कहते हो, सही है। अब उस कार के अंदर एक्चुअली है क्या, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं, या आप ऐसा समझ लो उस कार के जो मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कुछ ऐसे, भाई देखो, क्लास एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट है जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे क्लास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्लास। या ऐसा समझ ले, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप एडमिशन लेते हो, तो आपको एक सिंपल फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को आप एज अ क्लास कंसीडर कर सकते हो, उस फॉर्म को एज अ क्लास आप कंसीडर कर सकते हो। और उस क्लास यानी उस फॉर्म के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो ना, यानी खुद को डिफाइन करते हो कि आपका नाम क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। और आप काम क्या करते हो, राइट, आपका काम क्या है, वो आपकी क्या होगी, फंक्शनलिटीज होंगी। समझ में आया? तो आप ब्लूप्रिंट या किसी टेम्पलेट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे ऐसा समझ ले, कार का एक जो है पूरा एक मॉडल या डमी बन जाती है, फिर उसी से कितनी जो है आपकी जो है कारें बनती है, सही है। तो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग फिर चीजें बनाई जाती हैं जिनको आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हो, सही है। ओके, सो नो मेमोरी इज क्रिएटेड व्हेन क्लास इज क्रिएटेड। कभी भी मेमोरी क्रिएट नहीं होती जब क्लास क्रिएट होता है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। समझ में आ रहा है? तो क्लास एक्चुअली क्या है, एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, सही है, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। समझ में आया? नाउ
इनहेरिटेंस क्या है? When one object acquires all the properties and behaviors of a parent object, it is known as inheritance. इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट है, यानी कि आपके फादर है, सही है, आपके फादर की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप यानी कि इनहेरिट कर सकते हो। जैसे कि जो फादर की कास्ट है वही आपकी कास्ट होगी, जो फादर का घर है वही आपका घर होगा, ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है ना, जो फादर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका भी हक है, सही। तो एज इट इज आपके पास हो क्या रहा है, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मकसद क्या है सुन लें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे देखो बेस क्लास क्या है, जो उसने लाइन को दिखाया, सही है, और यहां पे डिड आई एम ड्राइव क्लास, यानी कि एक फादर होता है, उस फादर से जो आपका चाइल्ड क्लास बनता है, जैसे आपके फादर, फिर आपके 2-3 यानी कि जो ब्रदर हैं या सिस्टर्स हैं, ये चाइल्ड क्लास हो जाते हैं, सही है। जो रियल टाइम एग्जांपल्स है ना, वही आपके प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, सही है। इससे होता क्या है, यानी कि आपको फिर से कास्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फादर ने आपको जो है वो कास्ट दे दी है। एज इट इज जो चीजें फादर के पास हैं वो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है, आप उसको रीयूज कर सकते हो, ऑलरेडी है। जैसे प्रॉपर्टी आपके फादर ने बना ली, आपको रीयूज करना है, सही है। एज इट इज यहां पे हम क्या करते हैं, जो मेथड जो वेरिएबल पेरेंट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, उनको सिर्फ क्या करते हैं, हम चाइल्ड क्लासेस के थ्रू इनहेरिट करवा के यूज करते हैं, फिर से नहीं बनाते। तो क्या होता है, रीयूजेबिलिटी हो रही है, एक बार बना के फिर बार बार यूज कर, सही है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस। नाउ इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब दिस मेक्स द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इजियर टू मैनेज बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड स्टेट आर हिडन बिहाइंड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज या बाउंड्रीज। हम इसमें करते क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा और मेथड्स को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, या उसको एक बाउंड्रीज के अंदर रख सकते हैं, सही है। इसका मकसद पता है क्या है, कि आप अपनी सिक्योरिटी जितनी भी मैनेज करते हैं वो इनकैप्सुलेशन के अंदर करते हैं, सही है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, इनकैप्सुलेशन को अदर वर्ड्स के अंदर डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा हाइडिंग, सही है। आपके पास रैपिंग सम डेटा इन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आप एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देते हो, कोलैबोरेट, या आप ऐसा समझ लो रेप कर देते हो अपने डेटा एंड मेथड्स को। जी, आप ऐसा समझ लो जो मेथड और जो वेरिएबल आप किसी दूसरे क्लास को नहीं देना चाह रहे, आप उनको क्या कर देंगे, प्राइवेट एक हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होता है, जिसके थ्रू हम प्रोटेक्शन लेवल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन, सही है। उसके बाद encapsulation is used to save data or information in object from other. It means encapsulation is mainly used for protection purpose. तो encapsulation को हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, समझ में आया। अब जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा है ना आपको, अब कैप्सूल आपको बाहर से कैप्सूल नजर आता है, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको नहीं शो, राइट। लेकिन ये कैप्सूल जो यहाँ पे इसने दिखाया है वो आप एक्चुअली क्या करते हो, किसी क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो, या उनको प्रोटेक्ट कर देते हो बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मॉडिफायर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कौन सी चीज की कहां तक एक्सेस रखते हैं, कहां तक बाउंड्री रखते हैं, वो हम इनकैप्सुलेशन के अंदर कर सकते हैं, सही है। एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है, समझ में आया, सही है। जैसे यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि अगर आप प्राइवेट मेंबर बनाते हो, या प्राइवेट एक हमारे एक्सेस मॉडिफायर का नाम है जिसके थ्रू हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेस आउटसाइड ऑफ क्लास, सही है। अगर आपने प्राइवेट के थ्रू कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल बना दिया तो उसी क्लास में एक्सेस होगा, दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आप इनहेरिटेंस कर रहे थे उसके अंदर रीयूजेबिलिटी हो रही थी, कोई भी क्लास दूसरे क्लास की चीजें यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपके फादर की कार है, वो चाहता है मैं ही चलाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, तो आप उसको एक्सेस करेंगे नहीं,
तो फादर की चीजों को आप प्राइवेट बना सकते हो बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, पब्लिक कैन एक्सेस एनीवेयर थ्रू क्लास ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप एक्सेस ग्लोबली रखते हो तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो कि कोई भी आपकी चीजों को एक्सेस कर सकता है। सही है? उसके बाद ओके, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? दिस मीन्स एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज आर इम्प्लीमेंटेड इन मल्टीपल वेज। अब हमारे पास क्या होता है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू मल्टीपल चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज इट इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक ही काम को आप मल्टीपल वेज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। मैं समझाता हूं कैसे। इन जावास्क्रिप्ट वी यूज फंक्शंस और मेथड्स ओवरलोडिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के दो जो है टाइप है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सही है? तो जब आप मेथड ओवरलोडिंग करते हो तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कही जाती है, और जब आप क्या कहते हो ओवरराइडिंग करते हो तो उसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सही है? ये दो टाइप हैं इसके। आप ऐसा समझ लो कि हम आगे चल के इनको परफॉर्म भी करेंगे प्रैक्टिकली कि आप किसी भी मेथड की ओवरलोडिंग भी कर सकते हो और ओवरराइडिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा एन अदर एग्जांपल कैन बी स्पीक समथिंग। फॉर एग्जांपल, आप और हम बात करते हैं, ठीक है? एज इट इज अ कैट स्पीक्स मियाओ, ऐसे ही है ना? अब एज इट इज हमारे पास डॉग बॉक्स वुल्फ। एक्चुअली हो क्या रहा है? फंक्शन एक ही है, कम्युनिकेशन करनी है। समझ में आ रहा है? ये एंटिटीज हैं जो आपको दिख रहा है ना, डॉग, केट, है ना? ये आपके पास पर्सन है, ये सारी चीजें क्या है? ये एंटिटीज हैं। ये एंटिटीज जब आपस में कम्युनिकेशन करती हैं दे हैव अ डिफरेंट मेथड्स। यानी कि आपका काम क्या है? काम एक ही है, क्या है? कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपने वे से कम्युनिकेशन करता है। सही है? या ऐसा समझ लो, मैं आपको इसको अदर वेज में समझाता हूं। यहां पे इट इज यूज्ड टू वन ऑब्जेक्ट बिहेविंग एज मल्टीपल फॉर्म्स और पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन नेम मेनी फॉर्म्स। यानी कि नाम एक हो, मेनी फॉर्म्स हो। कैसे? अ पर्सन बिहेव्स एज एन एम्प्लॉय इन द ऑफिस। यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, वो यहां पे या कहीं पे भी एज अगर काम कर रहा है तो वो एज अ एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस बिहेव करता है ना? उसके अलावा दैट सेम पर्सन बिहेव्स एज अ फादर इन द हाउस। वही पर्सन घर में एज अ फादर बिहेव करता है। दैट द सेम पर्सन बिहेव्स एज अ कस्टमर इन द शॉपिंग मॉल्स। समझ में आ रहा है? अगर वो कहीं से कोई चीज खरीदने जाता है तो उनका एज अ कस्टमर बिहेव करवाता है। यानी एक ही नाम है, सपोज दानिश है, वो डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? जैसे मैं हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। सही है? तो पर्सन मेरा वहां पे भी यही नाम अमजद अली काउंट किया जाएगा, यहाँ पे भी अमजद अली काउंट किया जाएगा, लेकिन आई एम डूइंग टू टास्क। सही है? मैं टीच भी कर रहा हूँ और लर्न भी कर रहा हूँ, या मैं स्टडी भी कर रहा हूँ वहां पे। समझ में आ रहा है? ओके, सो वी हैव एब्स्ट्रक्शन। अब एब्स्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नोन एज अ एब्स्ट्रक्शन। अब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन में थोड़ा आपको जो है सिमिलरिटीज मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ये कुछ अलग दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, कहीं कहीं पे सिमिलर भी हो जाते हैं। कैसे भाई? हाइड करते हैं डिटेल्स और शो करते हैं फंक्शनलिटी, जिसको आप क्या कहते हो? एब्स्ट्रक्शन। अब इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, आप फोन करते हैं, ठीक है? वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग, हमें ये नहीं पता कि इंटरनली हो क्या रहा है। सही है? लेकिन आप ये जानते हो कि हम कॉल कर रहे हैं और आपको आवाज भी आ रही है, सारी चीजें। आप बाइक चलाते हो लेकिन बाइक की इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है आपको पता नहीं है। सही है? एज इट इज, जैसे आप विंडोज 10 चलाते हो लेकिन इनसाइड क्या हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आप काम कर रहे होते हो। सो दैट इज एब्स्ट्रक्शन। शो द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन है शो करवा दो और हाइड करो, इंटरनल वर्किंग समझ लो।
जो अंदर से काम हो रहा है ना उसको हाइड करके जो फंक्शनलिटी है वो दिखाना. In Java or JavaScript, we use abstract classes and interface to achieve abstraction. सही है? In other way, it shows only essential things to the user and hides the internal details. User को जो important things है वो दिखाना और जो internal काम हो रहा है उसको क्या करना? छुपाना या hide करना. For example, sending SMS where you type the text and send the message. जो आप टाइप करके सेंड करते हो मैसेज, बट यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज मैसेज डिलीवरी. आपको ये पता है कि आप मैसेज कर रहे हो, है ना, लेकिन आपको ये पता है वो कैसे डिलीवर हो रहा नहीं. सही है. तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, कि ऑब्जेक्ट ने क्या करना है आपको, यानी कि आपको एब्स्ट्रैक्शन ये बताती है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है. सही. आपको ये नहीं बताती कि वो कैसे कर रहा है. समझ में आ रहा है कि आप मैसेज सेंड कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे वो सेंड कर रहा है. राइट. तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ही बिहेव करती है ना हमारे पास. मैंने कहा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. राइट. एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट. सही है. उसके बाद वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. आपके पास देयर आर 2 ways to achieve abstraction in Java or any programming language जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है. वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को और इंटरफेसेस को यूज करती है. लेकिन आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम 0 से लेकर 100% तक एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं. इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर. तो आपके ऊपर है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को 100% भी परफॉर्म करवा सकते हो, 50, 20, 30 जितना आप चाहें उतना आपकी मर्जी है. मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे. अगर आप ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर आप कम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो एब्स्ट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के मेथड बन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट. उसके बाद इंटरफेसेस के अंदर 100% बनती है, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर सिवाय नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनते. राइट. उसके बाद डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन है. तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन इज अ जनरलाइज्ड टर्म, ये एक जनरलाइज्ड टर्म होता है, और इनकैप्सुलेशन इज अ सबसेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. और इनकैप्सुलेशन क्या है? सबसेट है इनकैप्सुलेशन का. समझ में आया. उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द डिजाइन लेवल. एब्स्ट्रैक्शन कहां पे? डिजाइन लेवल तक जो है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. इनकैप्सुलेशन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, यानी बैकएंड पे जो कोडिंग होती है वो आपकी दोनों के अंदर कोडिंग ही होती है, लेकिन आप यहां पे करते हो इम्प्लीमेंटेशन पे काम, यहां पे करते हो डिजाइन के ऊपर. सही है. या ऐसा समझ लो कि आपकी दोनों की कोडिंग ही होती है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है डिजाइन के अकॉर्डिंग, यहां पे होता है इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग. उसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर हाइडिंग द अनवांटेड डेटा एंड गिविंग रिलेवेंट डेटा. सही है. जो डेटा अनवांटेड है उसको हाइड करके जो इंपॉर्टेंट है उसको शो करना. इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड लेवल. यहां पे डेटा कैसे शो करना, यहां पे कैसा आउटसाइडर से डेटा प्रोटेक्ट करना है. समझ में आ रहा है. इनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दिखानी है, बाकी चीजें हाइड करनी है. सही हो गया. उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट. एब्स्ट्रैक्शन कहां पे फोकस करती है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है. सही है. वो ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है उस पर हमारा फोकस नहीं होता. इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स और मैकेनिक्स ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग. यहां पे सिर्फ ये छुपाना है कि ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है. समझ में आ रहा है. क्लियर है. लेकिन यहां पे छुपाना है कि कैसे कर रहा है. ठीक है. छुपाना इसका काम है, छुपाना इनकैप्सुलेशन का काम है, क्योंकि ये कह रहा है ना सबसेट है. एब्स्ट्रैक्शन सबसेट है किसका? इनकैप्सुलेशन का. एब्स्ट्रैक्शन आउटर लेआउट यूज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. यहाँ पे लेआउट पे जो है आपका डिजाइन के ऊपर कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पे इनर लेआउट को हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सही हो गया. Outer look of a mobile phone like it has a display screen and keypad buttons in a dial number, ये क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्शन. लेकिन inner implementation detail of a mobile phone, how keypad button and display screen are connect with each other is using circuits. Encapsulation ये बताती है कि आपस में ये कनेक्टेड कैसे हैं,
लेकिन ये बताती है कि हमारे पास ये होते हैं इसके अंदर और ये कैसे काम करते हैं। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास है कि डेटा इनकैप्सुलेशन सिंपली मींस रैपिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ लॉजिकली ग्रुप्ड डेटा इन ए क्लास। इनकैप्सुलेशन का काम क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे ग्रुप करते हैं मेथड्स और जो है हमारे वेरिएबल्स को। इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ एन अदर कीवर्ड डेटा हाइडिंग। एक्चुअली इनकैप्सुलेशन को हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। दिस इज अचीव्ड इन जावा और जावा स्क्रिप्ट यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू। और यहां पे दिख रहा है आपको इनकैप्सुलेशन कैसे दिख रही है, जो इंटरनल आपकी फंक्शनलिटी है, और एब्स्ट्रैक्शन जो आप बाहर देख के परफॉर्म कर रहे होते हो, यानी कि जो बटन आपको दिख रहे होते हैं ये सारी चीजें। लेकिन इनकैप्सुलेशन के थ्रू जो फंक्शनलिटी मैं आपको देना चाहता हूं वो आपकी इनकैप्सुलेशन के थ्रू मैं डिफाइन करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। समझ में आया? Data abstraction, on the other hand, is concept of generalizing so that the underneath complex logic is not exposed to the user. In Java, this is achieved by using interfaces and abstract classes. तो हम इसको परफॉर्म करते हैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, और ये एक्चुअली क्या होती है हमारे पास? डेटा को, इसेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाना, और बाकी जो हमारी चीजें हैं उनको, जो अनवांटेड हैं, जो जिनकी जरूरत नहीं उनको छुपाना। सही है? तो ये था हमारे पास ओवरऑल टॉपिक। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं जावा स्क्रिप्ट से।